गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 नया राजा और उसके राज्य। नया राजा कैसे बनता है और राज्य कैसे करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे इतिहास में किस तरीके से राजा बनता था कोई भी नया इंसान, और वो किस तरीके से राज्य करता था। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। 7वीं शताब्दी में कई राजवंश जो है वो उदय हुए, मतलब कई राजवंश नए बने, और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश दिखलाए गए, मतलब नए नए राजवंश दिखलाए गए। ये मानचित्र आपको एक मानचित्र दिया हुआ है। अब आते हैं हम नया राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब 7वीं सदी में आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग और उनके बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रलय उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब कि लोग जो है उन्हें अपने बड़े मतलब महान और उनके लिए एक मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब ये उम्मीद रखी जाती थी कि राजा के पास स्वामी के लिए उनके स्वामी के लिए उपहार लाया जाए और जो उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता मतलब सैनिकों की सहायता भी प्रदान की जाए। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। मतलब दूसरों की जमीन लेकर उस पे अपना अस्तित्व क्या कह सकते हैं हम, अपना अधिकार जमा कर फिर चाहते थे कि वहाँ के सब लोग उन्हें महान मंडलेश्वर मतलब महान स्वामी, मंडल का महान स्वामी माने। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वो ये भी मतलब दिखाते थे कि हम स्वतंत्र हो जाने का भी मतलब वो स्वतंत्र महसूस करते थे, उसका दावा करते थे। और इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब शुरुआत में वो एक इतिहास के मतलब एक तरह का हम उदाहरण बता रहे हैं जो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब शुरुआत में वो राजस्थान के चालुक्य जो राजा है वहाँ के थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शताब्दी अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब कि 8वीं सदी के बीच में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपना चालुक्य स्वामी का से इनकार कर दिया, ठीक है, उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब सोने के गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा
क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। मतलब कि इससे एक इंसान क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रियता प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाइल के तौर पर कदंब, मयूर, श्रम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मतलब कुछ अन्य उदाहरण जो हैं वो हैं परिवार के कुछ पुरुष जो राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मिसाइल के तौर पर हम बोल सकते हैं कदम, मयूर श्रवण का नाम और गुर्जर परिहार चंद्र ब्राह्मण, ये सब थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमश कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब हम पढ़ेंगे राज्य और राज्य में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती है, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों में के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब कि नए जो राजा थे जो प्रशासन कर रहे थे, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, मतलब महाराजाधिराज किसको बोलते थे हम, जो राजाओं के बड़े राजा थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती वो बोलते थे 3 भुवनों के जो स्वामी मानते थे, जिन्हें 3 भवन के जो स्वामी हैं। इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। मतलब इस तरीके के नए नए अलग अलग भारी भरकम नाम और उपाधियां धारण कर ली राजाओं ने। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पुस्तकालयों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। मतलब इन सभी राज्यों में उत्पादन करते थे किससे इकट्ठे, किसानों और पशुपालन कारीगरों के संसाधन से इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उपाधियों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब इन्हें बोलते थे कि या तो अपने उत्पादन का एक हिस्सा हमें दे दो, ठीक है, या तो प्यार से मांगते थे कि त्याग दो, या फिर उन्हें मजबूर करते थे देने के लिए, मारपीट करके और जोर जबरदस्ती करके। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। कभी कभी कहते थे कि तुम पे लगान लग गया और अब इसका कर वसूली करने के तौर पर वसूल लेते थे, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, क्योंकि जो लेता था वो उसकी जमीन को मालिक होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। मतलब राजस्व जो है क्या, वो व्यापारियों से भी लिया जाता था और किसानों से भी। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन क्या थे, राजा के वित्तीय आधार, राजा की जो